हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी फाइन और आप भी बहुत अच्छे होंगे। अभी 2 दिनों के बाद दीपावली है और दीपावली के पहले मैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि लास्ट क्लास में मैंने शुरू कर रखा है। वंस अगेन आई एम कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक, सेंटर ऑफ मास। मैं सेम टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। काफ़ी अच्छे सवाल हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। हम वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो आप स्टार्ट रहो और स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं काफ़ी अच्छे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि 3 बातों को याद रखना है। पहली बात है कि एक होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर। कोई आपसे पूछे कि भाई एक बात बताओ, ज्योमेट्रिकल सेंटर का क्या मतलब होता है। सेकंड पॉइंट होता है बेटा जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, जो मैं पढ़ा रहा हूं, सेंटर ऑफ मास। और थर्ड होता है, पहला तो हो गया ज्योमेट्रिकल सेंटर, दूसरा हो गया सेंटर ऑफ मास, और तीसरा एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो 3 तरह की चीजें होती हैं। पहला है ज्योमेट्रिकल सेंटर, दूसरा है सेंटर ऑफ मास, और तीसरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तीनों में मैं थोड़ा फर्क बता दूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर वो होता है जो शेप का सेंटर होता है। जैसे ये शेप है, मान लो इसका जो सेंटर है ये हो गया ज्योमेट्रिकल सेंटर। कोई शेप है, मान लो कोई शेप मान लो बेटा स्क्वायर, इसका सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर। कोई शेप मान लो क्यूब, इसका सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर। कोई शेप मान लो एक थिन रॉड, इसका सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर। कोई शेप मान लो सिलेंडर, इसका सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर। मींस जो उसके शेप का सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर मींस द सेंटर ऑफ द शेप का सेंटर, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर। ओके, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जिसे हम कहते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या चीज है वो देखो। सेंटर ऑफ मास के बारे में बताया जाता है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसका शेप के सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे हम ये इज्यूम करते हैं कि पूरा मास वहां पर कंसंट्रेट हो गया है। वो जरूरी नहीं कि बॉडी के सेंटर पे हो, वो कहीं पर भी हो सकता है, इवन बॉडी के बाहर भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास इज द इमेजिनरी पॉइंट विच कैन लाई इनसाइड द बॉडी एनीवेयर और आउटसाइड द बॉडी एनीवेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज नॉट नेसेसरी कि सेंटर ऑफ मास सिर्फ बॉडी के अंदर ही होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो वो हो गया मास का सेंटर, ये हो गया शेप का सेंटर। और थर्ड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि साइंस में हर मास को अर्थ अपने सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ खींचती है। जिस फोर्स से खींचती है उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला है mg। तो कहा यह जाता है कि जो अर्थ फोर्स लगाती है जिस पॉइंट पे, पूरे बॉडी के किसी एक पॉइंट पे ये फोर्स का इफेक्ट होता है। लगता तो पूरे बॉडी पे है बट लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन कहीं एक ही जगह होता है। तो जिस जगह पे बच्चे क्या होता है बताओ, जिस जगह पे आप कोई भी बॉडी फोर्स लगाए, कोई भी बॉडी पे फोर्स लगे, कौन लगाए? अर्थ लगाए। तो जो अर्थ फोर्स लगाती है किसी भी बॉडी पे, जिस पॉइंट पे वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो ज्योमेट्रिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द शेप, सेंटर ऑफ मास इज द सेंटर ऑफ द मास वेयर वी सपोज दैट होल मास इज कंसंट्रेटेड। जहां मानते हैं कि मास पूरा कंसंट्रेट हो गया है, वो कहीं पर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी, बॉडी के बाहर भी। और तीसरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे अर्थ बॉडी पे फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उस बॉडी का होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
अब मैं बताऊं, जब कोई बॉडी बहुत स्मॉल साइज का होता है, याद रखना वेरी स्मॉल साइज, तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास एक ही जगह होते हैं। याद रखना, जब कोई बॉडी बहुत स्मॉल शेप का होता है, नेग्लिजिबल साइज का होता है, नेग्लिजिबल शेप का होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास कंसीडर्ड एट द सेम पॉइंट। लेकिन बड़े शेप की बॉडी है तब वो डिफर हो सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो ये सब चीजें याद रखना, ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान से देखना। कुछ ऐसे शेप वाले बॉडी हैं, जैसे आपने क्या कहा कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह हो सकता है, बोलोगे बिल्कुल, अगर बॉडी स्मॉल साइज की है। उसी तरह मैं बोलूंगा क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास एक जगह हो सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल, 100%, 200%, लो और बढ़ा दिया मैंने परसेंटेज, हो सकता है बेटा। अगर बॉडी सर्कुलर शेप की है, अगर बॉडी कैसे शेप की है, सर्कल है, अगर बॉडी डिस्क के शेप में है, अगर बॉडी स्फीयर के शेप में है, अगर बॉडी सिलेंडर के शेप में है, अगर बॉडी स्क्वायर के शेप में है, अगर बॉडी क्यूब के शेप में है, अगर बॉडी थिन रॉड के शेप में है, तो इन सब के केस में कहा जाता है सर्कुलर शेप में कोई बॉडी है, जैसे रिंग हो गया, रिंग मान लो, सर्कल में रिंग मान लो, सर्कल में डिस्क मान लो, ठीक है, स्फीयर हो, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, सिलेंडर है, चाहे वो हॉलो सिलेंडर हो, चाहे वो सॉलिड सिलेंडर हो, स्क्वायर शेप में कोई बॉडी हो, पतली सी रॉड हो, उस सभी केसेस में बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां पे उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहीं पे सेंटर ऑफ मास होता है। इस तरह के शेप वाली बॉडी में जहां शेप का सेंटर वहीं सेंटर ऑफ मास भी अज्यूम किया जाता है। ये सब पॉइंट याद रखना। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। कब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह माना जाएगा, जब बॉडी स्मॉल साइज की होती है, नेग्लिजिबल साइज की होती है। कब ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास एक जगह माना जाएगा, कुछ स्पेशल टाइप के शेप में, जैसे सर्कल में रिंग डिस्क हो गया, स्फीयर हो, हॉलो या सॉलिड, सिलेंडर हो, हॉलो या सॉलिड, क्यूब हो, स्क्वायर शेप में कोई बॉडी हो, थिन रॉड हो। इस केस में सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बॉडी के शेप के सेंटर पे होता है। अब इसके बाद मैं कुछ ऐसे बॉडीज के बारे में पढ़ाऊंगा जिसका सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह होता है। उसमें पहली बॉडी है ट्रायंगल। पहली बॉडी है ट्रायंगल। अगर मैं बोलूं कि बेटा मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी हाइट h है, तो ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है, माना जाता है, ट्रायंगल का मतलब कोई ऐसी बॉडी जो ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में कोई बॉडी बनी हुई है, तो उसका सेंटर ऑफ मास पहली बात तो सेंट्रॉइड पे होता है। सेंट्रॉइड पे। अब सेंट्रॉइड में कहां पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इतनी हाइट पे होता है। कितनी हाइट पे बेटा, h/3। यस, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, मैं ब्लू से बना दूं, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बेस से इतनी हाइट पे होता है। कौन से केस में, ट्रायंगल के केस में, याद रखना। तो ट्रायंगल के केस में सेंटर ऑफ मास ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे होता है। सेंट्रॉइड पे कितनी हाइट पे होता है, बेस से कितने ऊपर पे होता है, इससे कितनी ऊंचाई पे होता है, h/3। इस बात का ध्यान रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मैंने क्या पढ़ाया कि अगर आपके पास डिस्क है, अभी मैंने बताया ना, अगर आपके पास डिस्क है तो रिंग है तो बिल्कुल सेंटर पे होगा, एकदम सेंटर पे होगा। कब, जब आपके पास रिंग है बेटा, जब आपके पास डिस्क है तो सेंटर पे होगा। लेकिन अगर सोचो आपके पास रिंग नहीं है, अगर आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर रिंग आधा हो गया, रिंग बीच से काट दिया, अभी तो सेंटर ऑफ मास यहां पे था, लेकिन अगर हम रिंग को क्या करें, काट दे बेटा, आधा कर दें, 50% कर दें, तब उसका सेंटर ऑफ मास देखना इस हाइट पे होता है। कितनी हाइट पे होता है, 2r/π। मतलब रिंग जब आधा काट दोगे आप, जब इसको आधा उड़ा दोगे आप, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी हाइट होगी कितना, 2r/π। याद रखना, जब रिंग आधी हो जाती है तो सेंटर ऑफ मास जो पहले पूरे रिंग का सेंटर पे हुआ करता था, अब सेंटर से कुछ हाइट पे ऑब्जर्व होगा, कुछ हाइट पे एज्यूम किया जाएगा, और वो हाइट कितनी होगी, 2r/π।
ये सब चीज याद रखना रिंग का। अब मैं बताता हूं डिस्क का। अगर आपके पास मान लो सेमी सर्कुलर डिस्क आ गया, मतलब अब ये मान लो डिस्क है, डिस्क भी तो ऐसा ही होता है, आधा आपने कट कर दिया, आधी डिस्क बच गई, तो अब सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? पहले तो जब पूरी डिस्क हुआ करती तो सेंटर पे हुआ करती थी, लेकिन जब आप आधा कट कर दोगे, 50% उड़ा दोगे बेटा, तो याद रखना अब जिस हाइट पे होगा वो होगा 3r/4π। अब आधे डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर से इतनी ऊंचाई पे चला जाएगा। आर का मतलब समझ ही रहे हो, यहां R4 क्या है? रेडियस है, जो रेडियस था पहले रिंग का और डिस्क का। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। अब मान लो आपके पास स्फीयर है, स्फीयर है, तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? सेंटर पे होता है ऑब्वियसली। अब मैंने कहा कि मान लिया आपने क्या किया बेटा, आपने क्या किया, आपने इस स्फीयर को आधा काट दिया, पहले तो सेंटर पे था, अब आपने क्या किया, इसको यूं आधा उड़ा दिया, जैसे रिंग को उड़ाया था, डिस्क को उड़ाया था। अब आप साफ मैं बोल रहा हूं कि स्फीयर को आपने उड़ा दिया, बिल्कुल बीच से काट दिया। और ये मान लो स्फीयर अभी हॉलो है, क्या है? हॉलो है। तो जो पहले सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे हुआ करता था, अब सेंटर से कुछ हाइट पे चला जाएगा। और यहां पे किस हाइट पे जाएगा वो याद रखना, r/2। मतलब रिंग हो या डिस्क हो, आधा कट करने पे सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा सेंटर से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। यहां डिस्क में थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा, डिस्क में बेटा सॉरी, डिस्क में थोड़ा सा, हाँ डिस्क में 3r/ नहीं, डिस्क में होता है बेटा 4r/3π। मैंने उल्टा लिख दिया था, डिस्क में क्या होता है बेटा? 4r/3π। याद रखिएगा 4r/3π। और रिंग में क्या होता था वो भी मैंने बताया था, 2r/π। फिर मैंने क्या बताया? स्फीयर है, तो स्फीयर में याद रखना जब हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, पहले तो सेंटर पे था, जब हाफ उड़ा दोगे तो उड़ाने के बाद अब जो आपको सेंटर ऑफ मास बनेगा वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे? r/2। लेकिन अगर वही स्फीयर हॉलो नहीं है, क्या है? सॉलिड है, तो अब जिस हाइट पे चला जाएगा सेंटर ऑफ मास वो याद रखना 3r/8। जब तक रिंग कंप्लीट, जब तक डिस्क कंप्लीट, जब तक स्फीयर कंप्लीट, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, तब तक तो सेंटर पे होता है। लेकिन जैसे हम कट कर देते हैं तो कितनी ऊंचाई पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है? रिंग है तो 2r/π पे, याद रखना। डिस्क है तो 4r/3π पे, याद रखना। हॉलो स्फीयर है तो r/2 हाइट पे, याद रखना। सॉलिड स्फीयर है तो सेंटर से 3r/8 हाइट पे चला जाता है। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं कुछ और शेप के बारे में बताऊंगा। रिंग बता दिया, डिस्क बता दिया, सेमी सर्कुलर बता दिया, सब बता दिया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो है कोन। वो है कोन। कोन में अगर आपके पास हॉलो कोन है, हॉलो कोन है, कोन में भी तो होता है हॉलो, कोन में भी तो होता है सॉलिड। तो जब आप कोन बनाते हो, जब आप कोन बनाओगे तो याद रखना अगर वो हॉलो कोन है बेटा तो उसके जो बेस होता है उससे कितनी हाइट पे होता है, याद रखना। ये कितनी हाइट पे सेंटर पे हो, सेंटर ऑफ, ऐसे आप बताओगे ना कि जब आप कोन होगा तो कोन में भी तो क्या होगा? हॉलो होगा। कोन में भी तो क्या होगा? सॉलिड होगा। तो कहते हैं हम लोग, हम सभी लोग ये कहते हैं कि जब आपका कोन हॉलो होता है तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके बेस से यहां से बेस से h/3 हाइट पे होता है सेंटर ऑफ मास। ये है आपका सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर आपका वही कोन हॉलो कोन ना होकर क्या हो जाए? सॉलिड कोन हो जाए, सॉलिड एकदम ठोस कोन हो जाए, तब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता है वो याद रखना बेस से h/4 हाइट पे होता है। ये सब पॉइंट याद रखना। रिंग में हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, बीच में सेंटर पे रॉड हो, सेंटर पे स्क्वायर हो, सेंटर पे क्यूब हो, सेंटर पे। लेकिन अगर रिंग को कट कर दें, डिस्क को कट कर दें, हॉलो स्फीयर को कट कर दें, सॉलिड स्फीयर को कट कर दें, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर से अलग अलग हाइट पे चला जाता है, जिसके बारे में मैंने बता दिया। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको चीज को हमेशा ध्यान रखना। काफी अच्छी चीज बताई है, नीट वगैरह में क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर। अब बच्चे मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं
कुछ एग्जाम्पल्स कराने जा रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, सुनिएगा। जैसे मान लो, अब मैंने आपको कल पढ़ाया था कि मान लो आपके पास सिस्टम में कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। अब हम उस पर आते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, हमारे पास यहां पे हाइड्रोजन है, मास ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे है क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन। और बेटा जरा मैं बीच बीच में सेल भी चेक कर लेता हूं। पता है कभी कभी पता चला कि मैं बोले जा रहा हूं और रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है। सेल बचा है थोड़ा सा, थोड़ी जान बची है, थोड़ी सी जान है बस, जितना टॉपिक हो गया उतनी जान बची है सेल में। हाँ बेटा, तो अब मैं क्या बोल रहा था, जल्दी से खत्म करते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन, दो मासेस हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, और आपस में 1.27 एंगस्ट्रॉम पे हैं। और मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, मास ऑफ क्लोरीन 35.5 ग्राम। सब चीजें गिवन है, राइट। अब बोला है कि इन दोनों का कहां पर सेंटर ऑफ मास होगा, किस जगह होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे एज्यूम करें, कहां पे एज्यूम करें कि ये दोनों आकर कंसंट्रेट हो गया है। कोई बताए, कोई समझाए, कोई पढ़ाए, कोई लिखाए, कोई तो बताए। ये तो पोएम बन गया, बताए लिखाए पढ़ाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब ऐसे सवाल आते हैं, 2 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास बताइए, 3 का बताइए, 4 का बताइए, 5 का बताइए, ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करना, किसी एक एंड को ओरिजिन मान लेना। जैसे यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे क्लोरीन है। आप क्या करना बेटा कि एक एंड को आप ओरिजिन मान लेना कि ये ओरिजिन पे बैठा है। किसी एक मास की पोजीशन को आप ओरिजिन मान लेना। तो जब इसको आप ओरिजिन मान लोगे, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो, जब इसको ओरिजिन मान लोगे, तो ये कौन सा एक्सिस पे, ये तो क्लोरीन है ना आपका, ये कौन सा एक्सिस बन जाएगा, एक्स एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर 0 0 हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट x ही होगा, क्योंकि ये भी x एक्सिस पे आ रहा है। और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो डिस्टेंस है यहां से वहां, तो इसका कोऑर्डिनेट बन गया 1.27 एंगस्ट्रॉम, 0। ये ट्रिक होता है, सीखिए। जब 2 पार्टिकल, 3 के भी कराऊंगा, 4 के भी कराऊंगा, कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करोगे, किसी एक मास की पोजीशन को ओरिजिन मान लोगे। ओरिजिन मान लोगे तो अपने आप x एक्सिस बन गया। ये इसी लाइन पे है ना, तो ओरिजिन है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो x एक्सिस बनती है हमेशा। तो इसका मतलब इसका 0 0, तो इसका भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जो डिस्टेंस है इसका x कोऑर्डिनेट ये बनेगा, और y कोऑर्डिनेट 0। जब ये आ गया तो आप सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो जब आपने दोनों का कोऑर्डिनेट x लिया है तो सेंटर ऑफ मास का भी x कोऑर्डिनेट पता करो। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, बताओ। जब 2 पार्टिकल हो, 3 हो, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करते हैं। कोई भी पोजीशन पता करना है, x y कुछ भी, तो क्या फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। फिनिश। क्या आ जाएगा बेटा, यहां m1, यहां m1 का मतलब किससे है, पहला मास यानी कि हाइड्रोजन से है। क्या मास है उसका, 1। m1 का मतलब हाइड्रोजन, m1 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। m2 का मतलब क्या है, क्लोरीन, दूसरा मास। तो हाइड्रोजन का मास कितना, 1 इंटू x1, उसका x कोऑर्डिनेट 0, प्लस m2, m2 का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का मास 35.5 इंटू उसका x कोऑर्डिनेट 1.27 अपॉन m1 x1 m2 x2 अपॉन ये m5 है, ध्यान रखना, अपॉन m1 1 प्लस m2 35.5। जब आप सॉल्व करोगे तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये तो हो गया 0, 1 0 बच गया। और इधर कितना बच गया बेटा, 35.5 इंटू 1.27 अपॉन 36.5। जो भी आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में। हमने जब सॉल्व किया, जब हमने इसको सॉल्व करके देखा और समझा, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, जो भी आनी है x में, y में, एनी जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आनी आ जाएगी। आप जैसे डिवाइड करोगे तो मुझे लगता है शायद 1.23 एंगस्ट्रॉम आ जाता है, हो गया। और सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, तो बोलोगे y कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं, आप रख लो फॉर्मूला, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा 0। क्यों 0 आएगा, ना तो यहां y1 ना तो यहां y1, यानी खत्म। तो लास्ट में क्या बोलोगे, लास्ट में ये बोलोगे सर कि सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट आया वो आया 1.23 एंगस्ट्रॉम, और सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट आया वो आ गया 0। यस, ये हो गई इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। एक बात याद रखना बेटा,
अब जितने भी मैं वीडियो अपडेट कर रहा हूं यूट्यूब पे, सब्सक्रिप्शन में उसके नोट्स भी, रिटन नोट्स भी भेज दे रहा हूं। तो जो पढ़ा रहा हूं इसके रिटन नोट्स भी हैं आपके पास, तो आप टेंशन नहीं लेना। अब हर वीडियो में, चाहे वो कोई भी सीरीज हो, 11th की, 12th की, नीट की, जेई की, उसके नीचे आपको रिटन नोट्स भी मिलेंगे सब्सक्रिप्शन में। आप सब्सक्रिप्शन को टाइप करना, सब्सक्रिप्शन के पास टच करना, आपको लिंक मिल जाएगा, उसे ओपन करोगे, उसमें नोट्स मिल जाएंगे। एच एंड एवरी क्लास के नोट्स आपको यूट्यूब पे भी, सब्सक्रिप्शन पे, चैनल पे मिल जाएंगे। अब टेंशन नहीं है, स्क्रीनशॉट लें, पढ़ें या स्क्रीनशॉट लें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपको ध्यान रखना है, अपने आप नोट्स मिलेगा। हर वीडियो में मैं सब्सक्रिप्शन में नोट्स डाल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आ गया। जब दोनों का क्या ट्रिक है, किसी एक एंड को ओरिजिन मान लेंगे, दूसरे का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास, जब दो मासेस हो तो कैसे निकालते हैं, जब दोनों का कोऑर्डिनेट एक्स वाई देखोगे तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्स कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास का भी वाई कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन आया कि आपके पास एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसके साइड की लंबाई 2 मीटर है और यहां पर एक मास है m1, यहां पे एक मास है m2 और यहां पे एक मास है m3। यानी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे 3 मास बिठा दे गए हैं, m1, m2 और m3। और मान लो तीनों मासेस की वैल्यू भी दे देता हूं मैं। m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इज इक्वल टू 2 kg एंड m3 इज इक्वल टू 3 kg। राइट, मैंने दे दिया। अब मैंने बोला इन तीनों मासेस का सेंटर ऑफ मास कहां पे ज्यूम किया जाए, कहां पे ज्यूम किया जाए कि तीनों के तीनों मासेस वहां पर आकर कंसंट्रेट हो गए हैं। तो मैंने क्या ट्रिक बताया बेटा, उसी ट्रिक से हम आएंगे। मैंने आपको ट्रिक बता दिया है 2 मिनट पहले। सबसे पहले आप क्या करोगे, हाँ, एक एंड को ओरिजिन मान लोगे तो अपने आप ये एक्स एक्सिस बन जाएगा और ये वाई एक्सिस बन जाएगा। दिस इज द पॉइंट। एक एंड को ओरिजिन मान लोगे, मान लो जहां m1 बैठा हुआ है उस एंड को आपने ओरिजिन मान लिया, तो यहां पे कौन सा मास बैठा हुआ है m2 और यहां पे कौन सा मास था m3। ओके, अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 ओरिजिन हो गया। तो ये अगर ये ओरिजिन है तो ये x एक्सिस, तो ये भी x एक्सिस पे आ गया। तो ये जो दूरी हो गई वो इसकी x कोऑर्डिनेट 2 मीटर है, तो 2 और y कोऑर्डिनेट तो इसका होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y नहीं होता, यानी इसका 0 0, तो इसका बन गया कोऑर्डिनेट, क्या बन गया बेटा, 2, 0। ठीक है, अब बात आती है m3 की। अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये वाला, ये दूरी x, ये जैसे इसका x ये, इसका x ये, तो ये पूरा 2 है, इक्विलैटरल है, तो 2 का आधा कितना होगा, 1 हो गया, x कोऑर्डिनेट आ गया। अब रही बात y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट ये वाला है, ये y होती है हाइट, ये हमें हाइट पता नहीं है तो क्या करें, इसको y मान के छोड़ देते हैं। चलो, अरे भैया y कोऑर्डिनेट क्या होता है, हाइट, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये डिस्टेंस, y होती है हाइट। तो क्या करें, हमें y कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो क्या करें, हम इसे y मान के छोड़ देंगे, ओवर। अब y कोऑर्डिनेट निकालने का पंगा है, करते हैं पंगा करते हैं पूरा। पंगे से थोड़ी डरना है, अरे लाइफ ही में पंगा है भाई, पंगे से क्या डरना। ये क्या है y, ये आधा कितना है 1, ये पूरा कितना है 2, तो y तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल गया। देखो कैसे निकल गया, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, कितना आ गया, √3। लीजिए y आ गया √3। ओके, यानी के बोलोगे सर x1 y1 0 0, x2 y2 मतलब इसका कोऑर्डिनेट 2, 0। सर x3 y3 ये भी बता दो सर, ये हो गया x3 y3, x3 यानी इसका कोऑर्डिनेट 1 और y3 मतलब y3 का मतलब ये जो हाइट हमने मानी थी y3, यही था ना y3, इसको y3 मान लेते हैं, लो y3 मान लेते हैं, लो y3 मान लेते हैं, लो y3 मान लेते हैं। y3 कितना आ गया, √3। सर सब कोऑर्डिनेट पता चल चुका है, हर मासेस का कोऑर्डिनेट बन चुका है, हर मासेस के पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स बन चुके हैं सर। अब आप सेंटर ऑफ मास का एक्सपोनेंट बता दो, क्या हो जाएगा, बोलो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, 3 है ना तो 3 तक जाएंगे, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यस, देखते जाओ ध्यान से बच्चों, हो गया। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखो जल्दी। m1 कितना है, m1 की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी, मैं लिखना भूल गया हूं। m1 की वैल्यू मान लो 1 kg है, m2 की वैल्यू गिवन होगा 2 kg है,
m3 की वैल्यू कितनी है 3 kg है, ठीक है, सब वैल्यू गिवन है, ऑल वैल्यूज आर गिवन, ऑल वैल्यूज आर गिवन। तो आप क्या करें, सीधे वैल्यू को रखना है, बस खत्म करो, वैल्यू रखो। क्या आ गया सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, बताना जल्दी से बच्चों, जल्दी बताओ क्या आ गया, m1 x1, m1 1, x1 0, 1 into 0 प्लस m2 x2, m2 2 kg, x2 2 प्लस m3 x3, m3 कितना 3 kg, x3 कितना 1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आप देखिए साफ दिख रहा है क्या आंसर आ गया, 4 + 3 7 और नीचे 6 आ गया 7/6 मीटर। यानी जो सेंटर ऑफ मास मानेंगे वो ओरिजिन से इतना आगे मानेंगे। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आ गया, जब दोनों सबका कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिख रहे हैं तो इसका भी कोऑर्डिनेट बनेगा। अब सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट बोलोगे सर, इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है सर। m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 0, m3 की वैल्यू 3। देखो ना, y1 0, y2 0, y3 कितना √3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, आंसर 0 0, 3 √3/6 कट जाएगा, नीचे से 6 आ जाएगा √3/2। यस यस आ गया आंसर। अब आप बोलोगे सर सुनो, जो आप सेंटर ऑफ मास ढूंढ रहे थे ना, लो उसका कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, ये लो सर आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 7/6 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया √3/2। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास आप एज्यूम करोगे वो ओरिजिन से इतना आगे और इतना हाइट पे। तो पहला सवाल 2 का कोऑर्डिनेट, 2 मासेस का, दूसरा सवाल 3 मासेस का। करना एक ही ट्रिक है, किसी एक एंड को ओरिजिन बना लेना है, अपने आप एक्स और वाई एक्सिस बन जाएगा सवाल में, सबके कोऑर्डिनेट लिख दोगे, उसके बाद सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख दोगे। एक और क्वेश्चन कराते हैं लास्ट, थोड़ा और प्रैक्टिस करा देते हैं। 2 का करा दिया, 3 का करा दिया, तो 4 ने क्या गलती की है भाई? कोई गलती की है 4 ने? क्या मजाक चल रहा है? 4 मास का करा देते हैं, स्क्वायर ले लो, 2 मीटर 2 मीटर, m1 m2 m3 m4, चारों मास की वैल्यू m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m4 बराबर 1 kg, 1 kg बेटा, चारों मास की मैंने वैल्यू लिख दी, राइट? चारों मास की मैंने क्या लिख दी? वैल्यू लिख दी। अब आपसे क्या पूछ रहा हूं? सेंटर ऑफ मास बताइए। तो बोलोगे सर आप कितना अच्छे से पढ़ाते हो, हमें समझ में आ गया सर, क्यों इतनी आप मेहनत कर रहे हो? मुझे पता है बेटा आपको समझ में आ गया, बट मैं चाहता हूं कि आपको और अच्छे से समझाऊं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? भूल गए? किसी एक जहां, मैंने क्या कहा, किसी एक एंड को ओरिजिन मान लेंगे। तो मान लो इस जगह को ओरिजिन मान लो, तो क्या बन गया? ये एक्स एक्सिस, फिर ये बन जाएगा वाई एक्सिस। यस, यहां पे कौन सा मास बैठा हुआ था? m1। यहां पे कौन सा मास था? m2। यहां पे कौन सा मास था? m3। यहां पे कौन सा मास था? m4। क्या किया मैंने? बताओ मैंने क्या किया? सबसे पहले ये किया काम कि आपने क्या किया बेटा? आपने ये काम किया कि आपने जो इस चारों मासेस थे वो स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे बैठे हुए थे। आपको करना क्या है? चाहे 3 मास हो चाहे 2 मास हो, करना यह है किसी एक कॉर्नर को ओरिजिन बना लेना है, जो हम शुरू से कर रहे हैं, बना दिया। तो जब इसको 0 0 मान लोगे तो ये तो एक्स ही कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा, एक्स ही एक्सिस पे आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, 0। ये दूरी 2 है ना, 2, 0। और इसके बारे में देखो, फोर्थ के बारे में नजर डालो आप, ये कौन से एक्सिस पे आ रहा है? वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वाई नहीं और वाई एक्सिस पे एक्स नहीं, तो ये जो दूरी होगी वो वाई, एक्स तो होगा नहीं, और वाई 2, एक्स है नहीं, वाई 2 है ना, ये सब 2 है ना, तो एक वाई पे एक्स नहीं, एक्स पे वाई नहीं। ये दूरी 2 तो एक्स कोऑर्डिनेट 2, ये दूरी 2 तो वाई कोऑर्डिनेट 2। लेकिन जो m3 है वो एक्स और वाई के बीच में है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया, तो इसका x भी होगा और इसका y भी होगा। x का मतलब ये वाली डिस्टेंस, y के मतलब हाइट। अब चारों मासेस आ गए तो सेंटर ऑफ मास बता दोगे। अब जब आप यहां पे 4 मास हैं तो क्या होगा फॉर्मूला? m1 x1
प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बस सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। अब मास के रख देना, मास कितना 1 x1 0, m2 1 x2 2, m3 भी 1 x3 2, m4 भी 1, सब तो 1 ही है ना, 0। सबका कोऑर्डिनेट पता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 रखना है। y कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 एंड अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। यस, ये निकल जाएगा। वैल्यू रखो और x और y सेंटर ऑफ मास का बता दो। मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे वेरी प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है। चाहे 2 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास पूछे, चाहे 3 का पूछे, चाहे 4 का पूछे, करना क्या है, आपको किसी एक मास की जगह को, एंड को ओरिजिन मान लोगे, अपने आप सब मासेस के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। उसके बाद फॉर्मूले से 2 है तो 2 तक, 3 है तो 3 तक, 4 है तो 4 तक जाना है फॉर्मूले को लेकर, और सेंटर ऑफ मास का भी पोजीशन यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बता देना है कि वहां पे कहां पे उसका x कोऑर्डिनेट होगा और कहां पे उसका y कोऑर्डिनेट होगा। यस, दैट वाज द क्वेश्चन। तो हमने 2-3 सवाल कराए, पार्टिकल्स वाले करा दिए प्रैक्टिस, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो हम कैसे निकालेंगे समझ में आ गया होगा बेटा। याद रखना, अब जितनी भी क्लासेस होंगी सबके रिटेन नोट्स, बोर्ड का पिक्चर या रिटेन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब नोट्स के लिए परेशान नहीं होना। पिछली वीडियोस भी जो मेरी पहले से डाली हुई हैं उसके नोट्स भी मैं अपडेट विद वीक कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, आफ्टर दीपावली, आफ्टर दिवाली। यस, ये 2022 की दीपावली है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, आफ्टर दिवाली दीपावली। तब तक आप सभी को IME फिजिक्स क्लासेस बाय साहिल सर की तरफ से वेरी 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 दीपावली की कॉन्ग्रेचुलेशंस की मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच।